हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है लोक प्रशासन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज जो हमारी चल रही है उसका पार्ट 5 आपके समक्ष लेके आया हूं, जिसमें हम चुनिंदा महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आपने उन सेंस पार्ट को नहीं देखा तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन से जुड़ी और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वो आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है। आज हम एक क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं कि हमने पार्ट 4 में एक क्वेश्चन पर चर्चा की थी। जो पहला क्वेश्चन था उस वीडियो सीरीज का, पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन था लोक प्रशासन प्रश्नोत्तर सीरीज पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन ये था कि नेतृत्व प्रभाविता का आश्रित मॉडल किसने दिया, यानी नेतृत्व प्रभाविता का आश्रित मॉडल किसने दिया। उसमें हमने आपको बताया विलियम रेडिन। लेकिन इसका क्वेश्चन का उत्तर है जो इस ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, चारों में ही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर होगा आपका फ्रेड ई फिडलर ने ये नेतृत्व प्रभाविता का आश्रित मॉडल दिया है। आप इसमें त्रुटिपूर्ण सुधार करें, और हमने उस वीडियो सीरीज में इसको पिन कर दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख सकते हैं, और इसका उत्तर आप इसमें भी आपको मिल जाएगा। यानी नेतृत्व प्रभाविता का जो आश्रित मॉडल है वो दिया है फ्रेड ई फिडलर ने। यानी नेतृत्व प्रभाविता का आश्रित मॉडल किसने दिया है? तो फ्रेड ई फिडलर ने यह मॉडल दिया है, जबकि विलियम रेडिन ने नेतृत्व प्रभाविता का त्रिआयामी मॉडल दिया है। यह आप फैक्ट नोट कर सकते हैं। उस वीडियो सीरीज में हमने आपको बताया था कि नेतृत्व प्रभाविता का आश्रित मॉडल विलियम रेडिन ने दिया है। हालांकि उस ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो आप इसका राइट आंसर होगा नेतृत्व प्रभाविता का आश्रित मॉडल फ्रेड ई फिडलर ने दिया है, जबकि विलियम रेडिन ने नेतृत्व प्रभाविता का त्रिआयामी मॉडल दिया है। आप इसे नोट करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नौकरशाही संगठन पद सोपान परंपरा के आधार पर होता है और पद सोपान का सबसे बड़ा आलोचक है। यानी नौकरशाही जो संगठन है वो पद सोपान परंपरा पर आधारित होता है, और उस पद सोपान व्यवस्था का सबसे बड़ा आलोचक कौन है? मैक्स वेबर, लॉस्की, मार्क्स, मील, जेएस मील। नौकरशाही संगठन पद सोपान परंपरा पर आधारित होता है और उस पद सोपान परंपरा का सबसे बड़ा आलोचक कौन है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट होगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स है जो इस नौकरशाही संगठन में जो पद सोपान व्यवस्था है उसका आलोचक है, उसकी आलोचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैक्स वेबर है जिन्होंने नौकरशाही का आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया था। नौकरशाही का आदर्श मॉडल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुने, यानी आपको सही कथन का चयन करना है। ये 3 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आप आंसर का अनुमान लगेगा आपका क्या होगा राइट आंसर 2 नंबर सवाल का। पहला कथन कह रहा है कि हेनरी फ्यूल ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसे वो पीओ ट्रिपल सी से संबोधित करते हैं। क्या यह बात सही है कि हेनरी फ्यूल ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को 5 भागों में बांटा है, जिसे वो पीओ ट्रिपल सी के नाम से संबोधित करते हैं? दूसरा कथन कह रहा है कि लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन एक शासकीय विज्ञान है। और कथन तीसरा कह रहा है कि साइमन है, मेरी फॉलेट है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर करते हैं। हर्बर्ट साइमन, मेरी फॉलेट लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर करते हैं। क्या यह बात सही है? आपको सही कथन का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे।
ऑप्शन सी राइट होगा। ये तीनों कथन है जो सही है बिल्कुल, कि हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को 5 भागों में बांटा है, जिसमें वो पीओ ट्रिपल सी से संबोधित करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग और कमांड। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन एक सांख्यिकीय विज्ञान है। यानी लूथर गुलिक, उर्विक और हेनरी फ्योल, इन विद्वानों ने लोक प्रशासन को एक विज्ञान की भांति अध्ययन किया है लेकर, यानी लोक प्रशासन विषय को एक विज्ञान की भांति इन्होंने अध्ययन किया है लोक प्रशासन का। और इन्होंने जिस प्रकार विज्ञान में सिद्धांत होते हैं उसी प्रकार इन्होंने लोक प्रशासन को सिद्धांतों पर आधारित करके दुनिया के सामने पेश करने का कार्य किया है। लूथर गुलिक ने एक परिभाषा दी है कि लोक प्रशासन एक सांख्यिकीय विज्ञान है, बिल्कुल बात सही है। और हर्बर्ट साइमन, मेरी फोलेट, ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं करते, यानी सार्वजनिक और निजी प्रशासन में अंतर नहीं करते हैं। हर्बर्ट साइमन और मेरी फोलेट, मेरी पार्कर फोलेट जिनका पूरा नाम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय चरण को पारे याद किया जाता है, यानी लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण को पारे याद किया जाता है। यहां आपको कथन दिए गए हैं और आपको उपरोक्त में से कौन सा असत्य कथन है वो आपको चयन करना है। इनमें से कौन सा असत्य है? जो लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण था उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो आपको चयन करना है। और इधर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। क्या लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण रूढ़िवादी काल कहलाता है? क्या मूल्य शून्यता काल है? क्या राजनीतिक प्रशासन भेदभाव पर बल देता है? क्या यांत्रिक दृष्टिकोण पर बल देता है? क्या शास्त्रीय दृष्टिकोण का काल कहलाता है? आपको इनमें से असत्य कथन का चयन करना है जो द्वितीय चरण के बारे में असत्य बात करता है। लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण जिसकी अवधि क्या मानी जाती है? 1927 से 1937 तक। यानी लोक प्रशासन के विकास का जो द्वितीय चरण था जिसकी काल अवधि 1927 से 1937 तक मानी जाती है, इसे सिद्धांतों के निर्माण का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस चरण में अधिकतर सिद्धांतों का निर्माण किया गया था, जिसमें लूथर गुलिक है, लैंडल उर्विक है, हेनरी फ्योल है, मेरी पार्कर फोलेट है, मूने और रिले, ये विद्वान इस द्वितीय चरण से संबंधित विद्वान रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। जो तीसरा कथन है वो इसके बारे में सही नहीं है, यानी असत्य कथन है तीसरा। राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव, यानी राजनीतिक प्रशासन को अलग करना, यह बल है जो लोक प्रशासन के विकास के प्रथम चरण में दिया गया था। जो पहला चरण था उसमें इस पर बल दिया गया था। ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन के विकास का पहला चरण जो एल.डी. वाइट और वुड्रो विल्सन इत्यादि विद्वान उससे संबंधित रहे हैं, उन्होंने राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन पर बल दिया था, न कि द्वितीय चरण में। तो पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा इसकी विशेषता है, जबकि तीसरा राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव इसकी विशेषता नहीं है, द्वितीय चरण की विशेषता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। सवाल कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही द्वितीय चरण का प्रारंभ हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? यानी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? और इसके प्रकाशन के साथ ही लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण है उसकी शुरुआत मानी जाती है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रही, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट होगा, 1927। यानी लोक प्रशासन के विकास को जो द्वितीय चरण है, पीएडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विकास का जो द्वितीय चरण है उसकी शुरुआत प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के प्रकाशन के साथ होती है। 1927 से इसकी काल अवधि मानी जाती है, 1927 से 1937 तक यह द्वितीय चरण है, रहता है। और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलोबी, विलोबी है जो इस पुस्तक के लेखक है, विलोबी।
विलोबी ने इस पुस्तक को लिखा और इसका प्रकाशन 1927 में होता है। और इस विलोबी के इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण है जो शुरू होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। W.F. फिलोबी, जिनका नाम है W.F. फिलोबी, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, W.F. फिलोबी की पुस्तक है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। लोक प्रशासन के क्षेत्र में, यानी लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत व्यापक दृष्टिकोण में शामिल है। यानी लोक प्रशासन के क्षेत्र के अध्ययन के 2 दृष्टिकोण पाए गए हैं, एक है संकुचित दृष्टिकोण और एक है व्यापक दृष्टिकोण। हम पहले भी बात कर चुके इसके बारे में। लोक प्रशासन के क्षेत्र के 2 दृष्टिकोण पाए गए हैं, एक है संकुचित दृष्टिकोण जो केवल कार्यपालिका से संबंधित है, एक है व्यापक दृष्टिकोण, उसका संबंध किससे है। ऑप्शन आपके समक्ष रहे 4, आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो 5 नंबर सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। जो लोक प्रशासन के क्षेत्र का व्यापक दृष्टिकोण है, यह तीनों क्षेत्रों को शामिल करता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीनों जो कार्य करती है वो लोक प्रशासन की व्यापक दृष्टिकोण में शामिल होते हैं, व्यापक दृष्टिकोण में। जबकि लोक प्रशासन का जो संकुचित दृष्टिकोण है वो कहता है कि लोक प्रशासन का कार्य केवल कार्यपालिका तक ही सीमित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 नंबर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो सभी क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में नेट परीक्षा में पूछे गए हैं मित्रों, ये सभी क्वेश्चन जो हम चर्चा कर रहे हैं ये पिछले वर्षों में किसी न किसी परीक्षा में, नेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। अब 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागमों को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन्हें आपको काल क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवहारिक उपागम, व्यवस्था उपागम, संस्थागत उपागम, लोक नीति उपागम, और सही कूट का आपको चयन करना है। इनका क्रम क्या रहेगा? यदि आपने पढ़ा है तो आप आसानी से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। सिक्स नंबर सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, ये इनका क्रम रहेगा। यानी तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, ये इनका क्रम रहेगा। संस्थागत उपागम है जो सबसे पहले आता है, संस्थागत। उसके बाद में आपका आता है व्यवहारिक उपागम, उसके बाद में आपका आता है व्यवस्था उपागम, और उसके बाद आता है लोक नीति उपागम। यानी सबसे पहले संस्थागत उपागम और सबसे अंत लोक नीति उपागम। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी है जो राइट हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 ये इनका क्रम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। यानी भारत में बजट होता है, उस बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी के तौर पर कौन कार्य करती है? भारतीय संसद, लोक लेखा समिति, वित्त मंत्रालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपको इनमें से राइट ऑप्शन का चयन करना है जो भारत में बजट को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करती है। ऑप्शन 3 राइट होगा। वित्त मंत्रालय बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। लोक लेखा समिति एक प्रकार की वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति एक प्रकार की वित्तीय समिति है। और वित्तीय समिति में और कौन शामिल है? प्राक्कलन समिति या आकलन समिति, सार्वजनिक
उपक्रम समिति, ये 3 समितियां वित्तीय समितियों के अंतर्गत आती है। लोक लेखा समिति जो केग के मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करती है, मित्र के रूप में भी कार्य करती है, यानी केग कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल है, उसकी मार्गदर्शक या मित्र के रूप में भी कार्य करती है लोक लेखा समिति। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिनमें 15 है जो लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पीटर सेल्फ के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन को निम्न में से किसकी शाखा के रूप में विकसित किया गया था? पीटर सेल्फ महोदय के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन को निम्न में से किसकी शाखा के रूप में विकसित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। राजनीति विज्ञान या लोक विधि के रूप में, राजनीति या नीति शास्त्र के रूप में, लोक नीति या नीति निर्धारण के रूप में, राजनीतिक प्रणाली या हित समुच्चयन के रूप में। आपको राइट आंसर का चयन करना है पीटर सेल्फ के अनुसार। तो 8 नंबर सवाल का ऑप्शन 1 राइट होगा। पीटर सेल्फ के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन को राजनीति विज्ञान या लोक विधि के रूप में विकसित किया गया था, इसकी शाखा के रूप में विकसित किया गया था। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किस विचारक ने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मूलभूत पूर्व आवश्यकता के रूप में प्रभाव उत्पादक संप्रेषण की हिमायत की थी या वकालत की? यानी इनमें से वो कौन सा विचारक है जिसने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक मूलभूत पूर्व आवश्यकता के रूप में प्रभाव उत्पादक संप्रेषण की हिमायत की या वकालत की? हर्बर्ट साइमन, पीटर सेल्फ, चेस्टर बर्नार्ड, लूथर गुलिक। क्या होगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप गैस करें। ऑप्शन 3 राइट होगा, चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड जिन्होंने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मूलभूत पूर्व आवश्यकता मानते हुए प्रभाव उत्पादक संप्रेषण की हिमायत की थी, कम्युनिकेशन की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करता है चेस्टर बर्नार्ड। तो ऑप्शन 3 राइट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 10 नंबर। डंकन ब्लेक, एथनी डॉस, जेम्स बुचेचन और केनेथ एरो के बीच क्या समानता है? यानी इन विद्वानों के बीच क्या समानता है वो आपको देखना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। डंकन ब्लेक, एथनी डॉस, जेम्स बुचेनन और केनेथ एरो के बीच क्या समानता है? क्या ये सभी ब्रिटेन के भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री थे? क्या ये सभी लोग लोक प्रशासन में लोक चयन उपागम के परोपकार है? लोक चयन उपागम के परोपकार है। ये सभी ब्रिटेन में विटली काउंसिल के समर्थक थे। यह सभी लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक है। आपको इनमें से वो ऑप्शन चयन करना है जो इन विद्वानों के मध्य एक समानता को दर्शाता है, यानी इन विद्वानों का संबंध किससे है? क्या ये सभी ब्रिटेन के भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री थे? क्या ये सभी लोग लोक चयन उपागम पब्लिक चॉइस थ्योरी के परोपकार है? क्या ये सभी विद्वान ब्रिटेन में विटले काउंसिल के समर्थक थे? क्या ये सभी लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट होगा। ये सभी विद्वान लोक प्रशासन में लोक चयन पब्लिक चॉइस थ्योरी पीसीटी के परोपकार है, उसके समर्थक है, पब्लिक चॉइस थ्योरी के समर्थक है। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। संगठन के सिद्धांतों के विकास से निम्न में से संबंधित नहीं है, यानी जिन विद्वानों ने लोक प्रशासन की संगठन के सिद्धांतों का निर्माण किया उनमें कौन सा विद्वान शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके समक्ष। संगठन के सिद्धांतों के विकास से संबंधित नहीं है, उनसे कोई रिलेशन नहीं रखता है, वो विद्वान आपको चयन करना है। क्या हेनरी फ्यूल,
क्या लूथर गुलिक, क्या लेंडेल उर्विक, क्या एल.डी. वाइट? इनमें से कौन सा विद्वान संगठन के सिद्धांतों के विकास से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट होगा, एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट है जो एल.डी. वाइट और वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट और वुड्रो विल्सन ये लोक प्रशासन के विकास के पहले चरण से संबंधित थे। पीएडी यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, लोक प्रशासन विकास का जो पहला चरण था उससे संबंधित ये विद्वान है। इन्होंने कोई सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया था। इन विद्वानों ने क्या किया, एल.डी. वाइट और वुड्रो विल्सन ने, इन्होंने लोक प्रशासन और राजनीति प्रशासन की द्वैत भाव यानी इन्हें अलग करने पर इन्होंने बल दिया था। इनके अलग अलग अध्ययन पर इन्होंने बल दिया था, न कि सिद्धांतों के निर्माण पर। तो इसलिए आपका एल.डी. वाइट है जो संगठन के सिद्धांतों के विकास से संबंधित नहीं है, जबकि हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, लेंडेल उर्विक, मेरी पार्कर फोलेट, मूने और रिले ये विद्वान है जो लोक प्रशासन के द्वितीय चरण से संबंधित थे। इन्होंने संगठनात्मक सिद्धांतों के निर्माण पर बल दिया था। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बारह नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सरकारी नियुक्तियों में मूल अधिवास योग्यता का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था किस देश में? यानी सरकारी नियुक्तियों में मूल अधिवास योग्यता का सर्वप्रथम उपयोग किस देश में किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, इन यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा 12 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप अनुमान लगाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सर्वप्रथम मूल अधिवास योग्यता का प्रयोग किया गया था। सरकारी नियुक्तियों में मूल अधिवास योग्यता का सर्वप्रथम प्रयोग यूएसए में किया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, माना जाता है। अमेरिकी लोक प्रशासन का फादर किसे कहा जाता है? वुड्रो विल्सन, लूथर गुलिक, फ्रैंक जी गुडनाउ, एल.डी. वाइट। ऑप्शन 3 राइट होगा। फ्रैंक जी गुडनाउ को अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। फ्रैंक जी गुडनाउ ने एक पुस्तक की रचना की थी, 1900 में प्रकाशित होती है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक थी फ्रैंक जी गुडनाउ की, जो 1900 में प्रकाशित होती है। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि राजनीति अर्थ नीतियों की अभिव्यक्ति से होता है। इन्होंने कहा कि राजनीति का अर्थ नीतियों की अभिव्यक्ति से होता है, जबकि प्रशासन का संबंध इन नीतियों को लागू करने से होता है। फ्रैंक जी गुडनाउ एक विचार प्रतिपादित करते हैं कि वो कहते हैं कि राजनीति का अर्थ नीतियों की अभिव्यक्ति से होता है, यानी नीतियों को बनाने से होता है, जबकि प्रशासन का संबंध इन नीतियों को लागू करने से होता है। ये बात फ्रैंक जे गुडनाउ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक बुक में करते हैं। या आप ये फैक्ट नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर क्या कह रहा है कि क्रांति के काल में लोक प्रशासन नामक लेख किसने लिखा? क्रांति के काल में लोक प्रशासन नामक लेख किसने लिखा था? क्रांति के काल में लोक प्रशासन नामक लेख किसने लिखा? फ्रैंक जे गुडनाउ, वुड्रो विल्सन, हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्डो। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ड्वाइट वाल्डो, वुड्रो विल्सन, हर्बर्ट साइमन, फ्रैंक जे गुडनाउ। क्रांति के काल में लोक प्रशासन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ड्यूरेशन। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ड्वाइट वाल्डो। ड्वाइट वाल्डो है जिन्होंने 1968 में यह लेख लिखा था, क्रांति के काल में लोक प्रशासन।
यानी क्रांति के काल में लोक प्रशासन, इसका इंग्लिश में नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन 1968 में ड्वाइट वाल्डो द्वारा यह लेख प्रकाशित किया गया। पंद्रह नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निर्णय निर्माण का परिसीमित तार्किकता का मॉडल किसने दिया? यानी निर्णय निर्माण का परिसीमित तार्किकता का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? एग्री फॉल, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, पीटर ड्रेकर। निर्णय निर्माण का परिसीमित तार्किकता का मॉडल किस विद्वान ने दिया था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट होगा, हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण का परिसीमित तार्किकता का मॉडल दिया है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णयों को दो भागों में बांटा। इन्होंने नियोजित और अनियोजित, नियोजित निर्णय और अनियोजित निर्णय। अनियोजित निर्णय, और इन्होंने इसी के साथ ही परिसीमित तार्किकता का मॉडल दिया था हर्बर्ट साइमन ने। तो आज की इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की। आशा है कि आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अनुभव साझा करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।